पाठशाला 203 ऑडियो वीडियो क्लियर। चलिए शुरू करते बच्चों डिस्कशन। तो बच्चों हम लोगों ने कल ना बात करी थी अबाउट। नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन पे गुड मॉर्निंग बच्चों म्यूचुअल इंडक्शन पे कल डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। तो मैंने बताया था कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ये बराबर होता है phi by I, ठीक है। फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइड बाय करंट इन प्राइमरी, ये कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन यूनिट हेनरी वेबर पर एम्पियर है ना। और बच्चों ये क्या फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी या करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी इन पे डिपेंड करता है या इन पे डिपेंड नहीं करता है? क्या ये फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी या करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी पे डिपेंड करता है या नहीं करता है? किसी को याद है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन? तो बच्चों ये ना फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी पे डिपेंड करता है ना करंट पासिंग थ्रू प्राइमरी पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है डायमेंशंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर आपको याद हो कि एक बड़े सोलेनॉइड के अंदर जब एक छोटा सोलेनॉइड हम लोगों ने रखा था तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आया था म्यू नॉट एन नॉट एन आई पाई आर आई स्क्वायर एल आई, है ना, ऐसा आया था, ठीक है। तो ये डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, कॉइल्स के उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक और बच्चों कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो डिस्कशन कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने कल पिछली क्लास में क्या किया था कि एक बड़ा सा सोलेनॉइड ऐसे लिया था और इस बड़े से सोलेनॉइड के अंदर एक छोटा सोलेनॉइड रख दिया था, ठीक है। इस बड़े से सोलेनॉइड के अंदर एक छोटा सोलेनॉइड ऐसे रख दिया था, ठीक है। और फिर इनसे लिंक्ड म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकाला था, उसकी वैल्यू ये आई थी, ठीक है। मान लीजिए कि एक तो ऐसा ही एक और अरेंजमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो ये अरेंजमेंट हो गया, एक ऐसा ही और एक अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए कि एक ये बड़ा लूप है, ठीक है, और इसकी रेडियस को मैं कुछ ले लेता हूं आर आउटर, ठीक है। बड़ा सा रेडियस है आर आउटर और इसमें एक छोटा सर्कल प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। तो इस छोटे वाले सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कैपिटल आर है वो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू स्मॉल आर। तो स्मॉल आर बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो आप ऐसा मान लो कि केवल सेंटर के आसपास प्लेस्ड है। अब इसके लिए, इस अरेंजमेंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है। तो देखिए हमें पता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब किसको आप प्राइमरी मानेंगे, किसको सेकेंडरी मानेंगे? तो देखिए इसका लॉजिक ये है, किसको प्राइमरी किसको सेकेंडरी। इसका लॉजिक ये है कि जिससे करंट पास, जिसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड इजीली लिख पाओ, उसको आप प्राइमरी मानेंगे। अगर आप इनर वाले कॉइल को प्राइमरी मान लेंगे, इसको मान लीजिए मैं प्राइमरी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वजह से यहां पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है बाहर ये लिख पाना मुश्किल है, क्योंकि हमें इसके सेंटर पे पता है, इसके एक्सिस पे पता है। यहां इस साइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको प्राइमरी ना मान के बाहर वाली को प्राइमरी मान लेंगे, ठीक है। तो बाहर वाले कॉइल को अगर आप प्राइमरी मानते हैं, ठीक है, तो इसमें करंट प्राइमरी, और अंदर वाले कॉइल को सेकेंडरी मानते हैं। तो बाहर वाले में जो करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो लिख पाएंगे हम लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ये होता है फॉर्मूला म्यू नॉट आई बाई 2r। तो म्यू नॉट करंट इन प्राइमरी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे। किसके सेंटर पे? ये जो बाहर वाला करंट कैरिंग लूप है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सेकेंडरी कॉइल से कितना फ्लक्स पास होगा, तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी इट इज इक्वल टू
एरिया ऑफ द सेकेंडरी पाई आर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज म्यू नॉट आई पी डिवाइड बाई 2r। ठीक है, तो अब अगर आपको कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी डिवाइडेड बाय करंट इन प्राइमरी। तो फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसमें से करंट इन प्राइमरी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये करंट इन प्राइमरी हो गया पाई आर स्क्वायर म्यू नॉट बाई 2r टाइम्स करंट इन प्राइमरी, कैंसिल हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इस अरेंजमेंट के लिए आ जाएगा म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर। ठीक है, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा दोनों कॉइल्स का। अब अगर आप फिर से इस फॉर्मूले में देखो तो ये डिपेंड कर रहा है केवल कि छोटे वाले लूप का डायमेंशन कितना है, बड़े वाले लूप का डायमेंशन कितना है, बाकी सब कांस्टेंट है। तो अगर आप इस तरह से अरेंजमेंट बनाते हो तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड नहीं है, एक बड़े वाले लूप के अंदर एक छोटा वाला लूप रखा गया है, तो जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल आर। ठीक है, तो ये दो अरेंजमेंट है। दो अरेंजमेंट के लिए आप कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन याद रखिएगा। ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि आपको सवाल इसी से बनेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सवाल इससे बनेगा अगर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल। अगर इन केस थोड़ा बहुत इधर उधर तो ये याद रखिएगा कि इस अरेंजमेंट के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अपॉन आर। इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर कुछ सवाल करेंगे इसी पे। सर सर बोलिए बोलिए। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाओगे? बिल्कुल करेंगे मैम, ठीक है सर। थोड़ी देर पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा।
जैसे अगर इसमें बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स कभी कभार सवाल में देता है, जैसे मैं कराऊंगा अभी, तो उसमें आपको ये जो फॉर्मूला है इसमें दोनों नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई कर देना है ना। अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स भी दिया हुआ है सवाल में कि बाहर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स एन नॉट है और अंदर वाले में नंबर ऑफ टर्न्स एन आई है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट एन नॉट एन आई, और आप ये, क्योंकि ये टोटल फ्लक्स फिर एन आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आउटर मैग्नेटिक फील्ड है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आउटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैग्नेटिक जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट होगा वो एन नॉट एन आई म्यू नॉट पाई बाई 2 आर स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। मैं एक सवाल कराता हूं बच्चों, इसी सेम फॉर्मूले पे बेस्ड है, आपको बस फॉर्मूला देखना है और चीजें एक्सट्रैक्ट करके आंसर पिक करना है। जैसे ये देखिए सवाल, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स हैं, रेडियाई 1 सेंटीमीटर और 1000 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर 1 सेंटीमीटर है, कैपिटल आर 1000 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 10 एंड 20, तो एन इनर 10 है, एन आउटर 200 है रेस्पेक्टिवली, प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर्स कोइंसाइडिंग, म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी कितना होगा। तो बच्चों फॉर्मूला है आपके पास, साइज ये आपको पता है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करिए और आंसर बताइए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा इस अरेंजमेंट के लिए। मैं वेट करता हूं बच्चों 1 मिनट, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। जिनका आंसर आ जाए बताइएगा। सर 4 आ रहा है, 4 इंटू 10⁻⁸ तो यही आ रहा है सर। हाँ चलिए बच्चों आइए थोड़ा सा देखिए, सॉल्व करते हैं मिलके, है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालना है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हों तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स दिए उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी आप फॉर्मूला लिख दीजिए म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स आर। देखिए बच्चों फॉर्मूला एक बार मैच कर लीजिए, मैंने कोई चीज मिस तो नहीं करी है। प्रोडक्ट ऑफ टर्न्स म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2r, ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन हो जाएगा, है ना। और करंट, ये करंट इन प्राइमरी ऊपर नीचे तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। अब एन नॉट एन आई की वैल्यूज जो सवाल में दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एन नॉट 200 है और एन आई 10 है, ठीक है, और म्यू नॉट बाई 2 तो 1/2, म्यू नॉट की वैल्यू रख देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, 1/2 और 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और बड़ा वाला जो रेडियस है वो कितना दे रखा है 1000 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 10 लिख लेते हैं ना, इसको 10 लिख देते हैं, और पाई, ठीक है, और स्मॉल आर का स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² का स्क्वायर यानी 10⁻⁴, ठीक है। तो इतना ये सब कुछ बच्चों आपको नोट करना पड़ेगा। उसके बाद जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं। जैसे ये 10 से 10 कैंसिल कर दो आप, ये 2 से कैंसिल करोगे, इधर 10⁻² बचेगा, और फिर इधर बचेगा 4 पाई इंटू पाई, तो 4 पाई स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर एक साथ लिख देते हैं, और 10⁻² -7 -5 -5 और -4 -9, ठीक है,
पाई स्क्वायर को बच्चों इन्होंने सवाल में बोल रखा है कि 10 लेना है, तो अगर इसको आप 10 लेंगे तो ये बन जाएगा 4 इंटू 10 के पावर -8 हेनरी। ठीक है, तो बिल्कुल सही है बच्चों, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा इसको एक बार। इसी से मिलता जुलता बच्चों एक और सवाल कराता हूं आपको, तो इसमें सारी वैल्यूज आपको पता है, सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर आ जाएगा। एक और सवाल देखिए बच्चों, सेम इसी का है, गड़बड़ नहीं करिएगा। बोला गया कि दो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स रेडियाई R1 R2 प्लेस्ड इन द, हाँ बोलिए। स्लाइड बैक कर दीजिए। हाँ मैं लगाता हूँ, इसको कर लेते हैं सवाल, फिर लगा दूंगा। देखिए एक बार पढ़ लीजिए और फिर सवाल अगला करते हैं। तो कह रहा है कि रेडियाई R1 R2 प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, R1 की वैल्यू बहुत बड़ी है R2 से, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। बताइए बच्चों, सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, जो भी आपको लग रहा है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी डायरेक्टली, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ओके। 1 2 3 4 कौन सा? So 4. फोर्थ, ठीक है। तो बच्चों अगर आप लोग फॉर्मूला देखेंगे ना, तो ऐसा लिखा हुआ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल R। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखिए किसको छोटा बोला, R2 को छोटा बोला है, तो R2 का स्क्वायर ऊपर लिखा जाएगा डिवाइड बाय R1 नीचे लिखा जाएगा, तो R2 स्क्वायर बाय R1, ये ऑप्शन डी लास्ट वन हो जाएगा बच्चों, है ना, डी ऑप्शन होगा लास्ट वन। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा है। और बच्चों एक सवाल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन में करते हैं, देखिए। स्लाइड बैक कर दीजिए। डन, ठीक। आइए एक सवाल करते हैं और थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए बच्चों, सिंपल डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे पेज है, आप लोग पढ़ लीजिए एक बार। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज 2 हेनरी एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी इज 2 किलोवोल्ट। करंट इन द प्राइमरी इज reduced फ्रॉम 6 एम्पियर टू 3 एम्पियर। टाइम रिक्वायर्ड फॉर चेंज ऑफ करंट इज। तो वैसे तो बच्चों हम लोगों ने कल ही रिजल्ट लिखा है, फिर भी अगर आपको नहीं आते तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी इट इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। ठीक है, तो इसमें सारी चीजें आपके पास पता है, वैल्यूज पुट करिए और आंसर बताइए जल्दी से। सर फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। सर ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है सर। फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। आइए वैल्यूज देखिए बच्चों, जो जो दिया हुआ है डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज 2 हेनरी, तो एम की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोला है 2 किलो वोल्ट, तो 2000 रख देंगे।
रेट ऑफ, तो करंट बोला है 6 से 3 हो जाती है, तो चेंज इन करंट हो गया 3, 6 से 3 ना। तो ये बच्चों ये नहीं कि मैं फाइनल लिख रहा हूं, मैं चेंज लिख रहा हूं, तो एक्चुअल में मैं लिख रहा हूं 6 माइनस 3 यहां पे, ठीक है। अगर 6 से 2 बोलते तो 4 लिखता, 6 से 1 बोलते तो 5 लिखता, 6 से 5 बोलता तो 1 लिखता। चेंज इन करंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, तो ये हमें निकालना है, तो 2 से कैंसिल करेंगे बच्चों, 1000 बचेगा 10 के पावर 3, तो टाइम आ जाएगा 3 मिली सेकेंड, यानी 3 इंटू 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड, ऑप्शन ए। बच्चों निकाल पाए थे? तो एक तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे सवाल आएगा, नहीं तो इस तरह से आप लोग को सवाल पूछा जाएगा। एक और करते हैं, देखिए जल्दी से बताइए बच्चों, समय नहीं लीजिएगा, आसान सा सवाल है, पिछले ही फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है, ठीक है। सॉल्व करिए जल्दी से और बताइए। सर थर्ड ऑप्शन आ रहा है। बच्चों क्या आंसर आया है? ऑप्शन सर, मतलब फर्स्ट वन, थर्ड थर्ड सी, Third one. ऑप्शन सी। ओके। तो बच्चों फिर से एक बार फॉर्मूला लगा देंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन m टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी बोला 5 एम्पियर ना, बढ़ा देते हैं 1 मिली सेकेंड में, तो चेंज इन करंट 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 एम्पियर बढ़ाते हैं 1 मिली सेकेंड में बढ़ाते हैं, तो 10 की पावर माइनस 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बस यही हो जाएगा बच्चों। तो ये 7.5 इंटू 10 की पावर 3 वोल्ट आंसर आ जाएगा, यानी 7500 वोल्ट। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जो कुछ इस तरह से कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन पे सवाल बनेंगे, आप लोग इसलिए इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखता हूं और कुछ है हमारे पास, हाँ ठीक है। अब अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, मोशनल ईएमएफ। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अच्छा एक और थोड़ा सा कर लेते हैं। इसमें बोला बच्चों, हाउ डज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंज। दो कॉइल हैं, उनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे चेंज होगा अगर हम उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दें। एक कॉइल ऐसा है बच्चों और एक कॉइल ऐसा है, कुछ इनसे आपस में फ्लक्स लिंक था, अब इनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई है, तो आपको क्या लगता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन घट जाएगा? क्या लगता है, जितना आप लोग पढ़ पाए हैं उससे बताना चाहें अगर। सही गलत की चिंता मत करिए, ठीक है, गलत होगा कोई बात नहीं, बस एक बताइए कि अगर हम दो कॉइल्स के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कम हो जाएगा। थोड़ा समझाएंगे कैसे कम हो जाएगा? इट्स राइट, कम हो जाएगा, है ना। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इस केस में डिक्रीज करेगा। समझाना चाहेंगे कैसे डिक्रीज करेगा? फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स जो उसमें लिंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए एकदम सही बताया इन्होंने कि फ्लक्स लिंक कम हो जाएगा, पर सर आपने तो बताया था कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन लिंक्ड फ्लक्स पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए सही बात है, अगर आप उनके बीच की दूरी को घटाओ बढ़ाओ नहीं, मतलब इनके बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं करो, फिर हाँ डिपेंड नहीं करेगा, उनके डायमेंशन पे डिपेंड करेंगे। पर एक्चुअली आप दूरी बढ़ा देंगे ना, तो क्या होगा, पहले मान लीजिए 3 फील्ड लाइंस लिंक कर रही थी, अब हो सकता है एक ही फील्ड लाइन लिंक कर पा रही हो, है ना, बाकी सब लिंक नहीं कर पा रही हो, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा। आप करंट सेम रखिए, फिर भी इससे पास होने वाला फ्लक्स, यहां पे मान लीजिए करंट आईपी था, करंट को आपने चेंज नहीं किया, यहां पे आईपी ही रहा प्राइमरी में, पर चूंकि दूसरा की दूरी बढ़ा दी तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगा। वेरी गुड। पूछा गया नंबर ऑफ टर्न्स इन ईच कॉइल इज डिक्रीज्ड, दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स को घटा दिया गया है, तो फिर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बताना चाहेंगे बच्चों? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल। फिर से रीजन यही है, देखिए एक तो आप जैसे नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो इससे फील्ड लाइंस कम प्रोड्यूस होंगी, अगर आप इसके नंबर ऑफ टर्न्स घटा देंगे तो इससे फील्ड लाइंस कम प्रोड्यूस होगी, कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम कर देंगे तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कम हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स कम करने से फ्लक्स पासिंग थ्रू सेकेंडरी कम हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कम हो जाएगा, करंट सेम रखते हुए, ठीक है। तीसरा, a thin rod is placed between two coils, other factors remains the same. a thin iron rod, इनके बीच में बच्चों एक आयरन रॉड रख दी गई है, मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि एक सोलेनॉइड है और
उसके अंदर एक छोटा सोलेनॉइड है और इनके अंदर बच्चों एक रॉड रख दी गई है, ऐसे एक आयरन रॉड रख दी गई है। तो आपको क्या लगता है इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बताइए बच्चों, अगर आयरन रॉड रख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? पहले वैक्यूम था, बाद में आयरन रख दिया है, आयरन रॉड रख दिया है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि रिलेटिव परमिबिलिटी आयरन रॉड की बहुत ज्यादा होती है, तो नेट कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग डाल दीजिए, मोशनल ईएमएफ। तो मैंने बताया था आपको ईएमएफ के दो हिस्से हैं, एक तो स्टैटिक ईएमएफ है, तो अभी तक हम लोगों ने जो सेल्फ इंडक्शन पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, ये सब कुछ स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। अब हम लोग डायनेमिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, मोशनल ईएमएफ। आइए मोशनल ईएमएफ के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखिए कि मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक है, कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को मूव कराते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है कुछ इस तरह से, इसमें कंडक्टर को मूव कराते हैं, ठीक है, मान लीजिए कुछ इस तरह से मैं कंडक्टर ले लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मूव कराते हैं, ठीक है, और टूवर्ड्स राइट लेफ्ट आप कैसे भी, ठीक है, तो मान लीजिए मैं टूवर्ड्स राइट इस कंडक्टर को ले जा रहा हूँ, ठीक है, विद वेलोसिटी v, और स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की b है और लेंथ ऑफ द वायर l, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर इज l, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर इज l, और मैं इसके दो एंड्स ले लेता हूं, एक पॉइंट P ले लेता हूं और एक पॉइंट Q लेता हूं, ठीक है। तो अगर आप कंडक्टर को मूव कराते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। देखिए अगर सर्किट कंप्लीट होता, मतलब ये ऐसा लूप ऐसा कंप्लीट होता, ऐसा वायर होता, पूरा क्लोज लूप होता, और आप मूव कराते, तो डिपेंडिंग की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो उसके हिसाब से इंड्यूस करंट मिलता। लेकिन अगर आपने ऐसा वायर रखा है, लूप कंप्लीट नहीं है, तो फिर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा बिटवीन P एंड Q। तो जो आप इंड्यूस करंट देखते थे लूप में, जब आप फ्लक्स चेंज करते थे, उसका कारण था इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी बच्चों, देखिए थोड़ा सा, ई इंड्यूस्ड इट विल बी गिवन बाय वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B डॉट L वेक्टर, V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। मैं इसको समझाता हूं, आप ना फॉर्मूला देख के बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा, V क्रॉस B डॉट L, ठीक है। तो कैसे निकालना है सर इसकी वैल्यू, मैं समझाता हूं आपको। तो सबसे पहले इसमें देखिए पहला वेक्टर जो है ना वो V क्रॉस B है, तो सबसे पहले आपको V क्रॉस B की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं E इंड्यूस्ड का मैग्नीट्यूड लिखूं, तो आपको लिखना पड़ेगा E इंड्यूस्ड बराबर मॉड ऑफ V क्रॉस B, V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, ठीक है, इनटू मॉड ऑफ L वेक्टर यानी लेंथ लिखना पड़ेगा, इनटू कॉस थीटा दैट इज एंगल बिटवीन V क्रॉस B वेक्टर एंड L वेक्टर, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड आएगा। अब कैसे आएगा थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए बच्चों इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड से एक आगे ले जा रहे हैं, ठीक है, इसका स्पीड कुछ 10 मीटर पर सेकंड ले लेता हूं, ठीक है, ये जो V है कुछ आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड से ले जा रहे हैं, और जो लेंथ है वायर का लेट्स से 1 मीटर है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 10 टेस्ला है, ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशन है, और ये जो एंगल है लेट्स से 30 डिग्री है, ठीक। तो सबसे पहले आपको V क्रॉस B पे फोकस करना है। तो V क्रॉस B क्या बोलता है, V क्रॉस B वेक्टर ये बोलेगा मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो V B और दोनों के बीच का एंगल,
ठीक है, वी बी साइन थीटा। तो यहां पे देखिए बच्चों वी बी, तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू 10 है, ठीक है, और साइन थीटा एंगल बिटवीन वी एंड बी। तो बच्चों थोड़ा सा आप लोग गेस कर सकते हैं क्या, वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से है आगे की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, वेलोसिटी वेक्टर आगे की तरफ, मैग्नेटिक 90 डिग्री सर, 90 डिग्री, बिल्कुल बच्चों। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो थीटा की जगह 90 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा v क्रॉस b का 100, ठीक है। अभी ये v क्रॉस b सॉल्व हुआ, तो जब भी आपको इंड्यूस ईएमएफ पूछा जाएगा किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस, तो पहले आप v क्रॉस b को सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद v क्रॉस b का जब आंसर आ जाए तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें मॉड ऑफ v क्रॉस b मिल गया है, मॉड ऑफ v क्रॉस b 100 है, ठीक है, मॉड ऑफ l 1 है, ठीक है। पर सर ये थीटा क्या रखेंगे इस बार, 90 ही रखेंगे क्या, नहीं। अब ये जो एंगल थीटा है वो v क्रॉस b और l के बीच का एंगल है, लेकिन सर v क्रॉस b और l के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, तो v क्रॉस b और l के बीच का एंगल निकालने के लिए पहले आपको v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। सर v क्रॉस b की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल है ना, v क्रॉस b की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल। तो v की तरफ आप फिंगर्स रखेंगे तो कोई भी इनमें से ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा, लेकिन चूंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होना चाहिए, तो इनटू द प्लेन होना चाहिए, तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी v क्रॉस b की डायरेक्शन बच्चों ऊपर की तरफ होगी। तो इस केस में जो v क्रॉस b होगा वो v क्रॉस b का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, ऐसा, ठीक है। अब अगर v क्रॉस b बच्चों ऊपर की तरफ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं v क्रॉस b और l के बीच का एंगल कितना होगा, तो l 60 डिग्री, हाँ 60 डिग्री, v क्रॉस b और l के बीच का एंगल बच्चों हो जाएगा 60 डिग्री। कोई इसमें आर्ग्यूमेंट कर सकता है सर हम क्या ये एंगल नहीं ले सकते, क्या ले सकते हैं बच्चों, पर ये जैसे ऑब्ट्यूज रखेंगे तो इसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, है ना, तो आप एक्यूट वाला ही रख दीजिए, ठीक है। तो आप 60 डिग्री रख दीजिए, cos 60, ठीक है, cos 60 रख देते हैं, तो देखिए कितना बन जाएगा 100 इंटू 1 और cos 60 हो जाएगा 1/2, ठीक है, cos 60 हो जाएगा 1/2, तो आंसर आ जाएगा 50 वोल्ट, ठीक है, 50 वोल्ट, यानी P और Q के बीच में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू है 50 वोल्ट, ठीक है। अच्छा सर पर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो P और Q में पोटेंशियल डिफरेंस इतना है 50 वोल्ट है, तो सर कौन सा एंड हायर होगा कौन सा एंड लोअर होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए उसके लिए बड़ा सिंपल है, जो v क्रॉस b की डायरेक्शन आएगी वो जिस एंड से क्लोज होगी, जैसे v क्रॉस b की डायरेक्शन ये है बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ये p और q, ये जो डायरेक्शन है ये p और q में से किसके ज्यादा क्लोज है, किसके ज्यादा करीब है, ये वाला v क्रॉस b डायरेक्शन, क्या ये q के ज्यादा क्लोज है या p के ज्यादा क्लोज है, ये डायरेक्शन बोलिए, Q के ज्यादा करीब है ना, क्योंकि देखिए Q से एंगल 60 डिग्री है और P से एंगल 120 डिग्री है, तो किसके ज्यादा करीब हो गया, Q के ज्यादा करीब हो गया, तो ये V क्रॉस B जिस डायरेक्शन जिस पॉइंट के करीब होगा उसका पोटेंशियल हायर होगा, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे VQ माइनस VP बराबर 50 वोल्ट, ठीक है। मैं फिर से पूरी चीज रिपीट करता हूं, किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, फिर से समझेंगे। जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, उसी को हम लोग मोशनल ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं तो उसमें ईएमएफ आता है, उसी को मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, v क्रॉस b डॉट l। तो जब भी आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो पहले v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड रख दीजिए, l का मैग्नीट्यूड रख दीजिए, फिर v क्रॉस b और l के बीच का एंगल रख दीजिए, ठीक है। तो यहां पे v क्रॉस b पहले निकालना पड़ेगा, तो v क्रॉस b बच्चों हम लोगों ने देखा कि vb साइन थीटा है, तो v का वैल्यू b का वैल्यू थीटा, v और b के बीच का एंगल वो रख दिया, सिंप्लीफाई करा आंसर आ गया। अब मॉड ऑफ v क्रॉस b मिल गया, मॉड ऑफ l पता है तो मॉड ऑफ v क्रॉस b रख दिया, मॉड ऑफ l रख दिया, और अब थीटा रखना है, लेकिन इस बार थीटा v क्रॉस b और l के बीच का एंगल होगा, तो ये कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर की तरफ v क्रॉस b का डायरेक्शन निकालने के लिए पहले वेक्टर की तरफ फिंगर्स राइट हैंड की, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम, पहले वेक्टर की तरफ फिंगर, दूसरे वेक्टर की तरफ पाम, थंब डायरेक्शन देता है v क्रॉस b की, तो हम लोगों ने v क्रॉस b का डायरेक्शन निकाल दिया, फिर v क्रॉस b और l के बीच का एंगल रख दिया, ठीक है, सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। अब नोट कर लीजिए बच्चों, इसी तरह का सेम अगला सवाल दूंगा फिर आप लोगों को करना पड़ेगा, कर लीजिए नोट, 2 मिनट वेट करते हैं फिर आगे चलेंगे। किसी कुछ डाउट है कि सर ऐसा क्यों हो गया पूछ लीजिए। हाँ, अब चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ है, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो एक एंड हायर पे होगा एक एंड लोअर, तो जिसके करीब होगा v क्रॉस b
यानी जिससे कम एंगल बना रहा होगा वो हायर होगा, और जिससे दूर होगा, जिससे ज्यादा एंगल वी क्रॉस बी बना रहा होगा वो लोअर होगा। तो वी क्यू माइनस वीपी बराबर 50 वोल्ट होगा। बच्चों हो गया क्या? नो सर। ओके। डन सर। ठीक। थोड़ा सोच समझ के करिए बच्चों इस वाले आंसर को। अगला क्वेश्चन सेम जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड है। जो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंटिंग आउटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 10 टेस्ला है, ठीक है। और जो लेंथ है वायर की वो 1 मीटर है, जो स्पीड है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है, ठीक है। एंड ए है और एंड बी है। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है बिटवीन ए बी। इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है ए बी में कितना होगा। तो बच्चों बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करिएगा। सबसे पहले वी क्रॉस बी निकाल लीजिए, है ना। वी बी साइन थीटा, वी और बी के बीच का एंगल, ये सब कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वी क्रॉस बी आ जाएगा। फिर एल आ जाएगा, और एल दिया ही हुआ है सवाल में। फिर थीटा सोचेगा वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल, और फिर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा।
सर आगे आंसर। आंसर। डन सर। बताइए फिर आंसर। कौन सा एंड हायर होगा, कौन सा एंड लोअर होगा, और क्या वैल्यूज आई हैं, थोड़ा बहुत अगर बताना चाहें कोई। सर ए एंड हायर होगा। ए एंड हायर होगा, ओके। और इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा? सर 30 है। 30 आ रहा है, ठीक है। आई कोई बात नहीं बच्चों, देखते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा था वी क्रॉस बी, तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले मॉड ऑफ वी क्रॉस बी निकालेंगे, ठीक है। तो मैं इसका कैलकुलेशन यहां पे कर रहा हूं, ठीक है। मॉड ऑफ वी क्रॉस बी, तो मॉड ऑफ वी क्रॉस बी निकालने के लिए मॉड ऑफ बी साइन थीटा। तो मॉड ऑफ वी 5 है, मॉड ऑफ बी 10 है, और थीटा कितना लेंगे बच्चों? वी और बी के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना लेंगे हम लोग? सर 90 डिग्री। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कारण क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इस प्लेन में है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा ना। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90। तो ये वी क्रॉस बी का वैल्यू बच्चों 50 आ जाएगा। उसके बाद वी क्रॉस बी डॉट एल है, तो मॉड ऑफ वी क्रॉस बी हम ऐसा लिखेंगे, मॉड ऑफ वी क्रॉस बी मॉड ऑफ एल, और फिर वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल यानी कॉस थीटा, ठीक है। तो मॉड ऑफ वी क्रॉस बी 50 आ गया। मॉड ऑफ एल सवाल में दे रखा है 1 मीटर। अब बच्चों थीटा कितना रखेंगे, यानी वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल? हाँ बेटा 53 डिग्री। कारण क्या है बच्चों? देखिए वी क्रॉस बी का अगर आप डायरेक्शन निकालेंगे ना, तो वेलोसिटी वेक्टर बाहर की तरफ, सॉरी वेलोसिटी वेक्टर नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ। तो वेलोसिटी नीचे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर, थंब टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, तो ये वाला एंगल बच्चों 53 डिग्री आएगा। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एल और वी के बीच का एंगल होगा उसको 90 से घटाएंगे तो हमेशा वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ये 30 था तो वी क्रॉस बी और एल के बीच का 60, यहाँ पे 37, तो वी क्रॉस बी और एल के बीच का एंगल 53 डिग्री, ठीक है। अब cos 53 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जब सारी वैल्यूज रख देंगे बच्चों तो ये 50 इंटू 1, और cos 53 डिग्री कितना रखेंगे बच्चों? बताएंगे क्या आप लोग? cos 53 डिग्री 3/5 ना, तो आंसर 30 वोल्ट आ जाएगा। आप लोग निकाल पाए थे क्या बच्चों? इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी 30 वोल्ट। यही आया था। गुड। और कौन सा एंड हायर होगा, कौन सा एंड लोअर होगा? तो वी वाला हायर होगा। हाँ, वी क्रॉस बी से ये एंगल छोटा है, उससे बड़ा है, तो ए हायर होगा, बी लोअर होगा। तो पोटेंशियल ऑफ ए ज्यादा होगा, पोटेंशियल ऑफ बी कम होगा, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें बच्चों कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये तो हो गया बच्चों जनरल, है ना। एक्सट्रीम केस की आपको कुछ रैंडम एंगल दे दिया, कुछ भी ऐसा, पर ज्यादातर केसेस में देखिए आपको क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, यानी 90% ज्यादा केसेस में आपको क्या मिलेगा कि तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब सर, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे इनटू द प्लेन रख दिया, ठीक है, और इसमें जो एक कंडक्टर रखा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन कुछ इस तरह से रख दिया, और इसमें कंडक्टर कुछ इस तरह से रख दिया है, ठीक है, ये कुछ कंडक्टर है ऐसा, ठीक है, और इस कंडक्टर को मूव करा रहे हैं कुछ इस तरह से v वेलोसिटी से, ठीक है। तो ये v, ये मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ वेक्टर l, ये कुछ l है, ठीक है, ये l है। तो अगर आप देखो तो लेंथ वेलोसिटी ये भी 90 डिग्री है, और मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो एल वी बी, ये जो तीन वेक्टर इन्वॉल्व है ना, बी वी एल, ये वी बी और एल, ये तीनों वेक्टर इन्वॉल्व हैं। आपको बहुत सारे केसेस में ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मिलेंगे। अगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो याद रखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए थोड़ा सा, तो आप फिर से वी क्रॉस बी डॉट एल वेक्टर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो वी क्रॉस बी डॉट एल, तो सबसे पहले ये इसके लिए लिखेंगे, तो मॉड ऑफ बी इंटू साइन 90। कारण क्या है कि वी वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी वेक्टर इधर, ठीक है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 रख देंगे, और तो इसकी वैल्यू जो बच्चों आएगी वो v इंटू बी आ जाएगी। अब लेना है डॉट एल के साथ, तो देखिए v क्रॉस बी करते हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, तो v क्रॉस बी बच्चों ऊपर की तरफ आ रहा है इस केस में, ठीक है, जो v क्रॉस बी का डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स आ रहा है, दिस इज v क्रॉस बी,
ठीक है, ये V क्रॉस B का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ रहा है। तो अगर आप V क्रॉस B और L के बीच के एंगल देखो तो दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो मॉड ऑफ V क्रॉस B और यहां पर रख देंगे मॉड L, और दोनों के बीच का एंगल बच्चों 0 डिग्री होगा। कैसे पता चल गया सर? तो V क्रॉस B और L वेक्टर पैरेलल है, अगर दोनों पैरेलल है तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा VBL, यानी इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आ जाएगी BVL। तो बच्चों आपको अगर ये वाला फॉर्मूला भूल भी जाता है, ये तो जनरल है, ठीक है, कि वेलोसिटी के बीच और लेंथ के बीच का कुछ रैंडम एंगल है, यहां पे ये वाला केस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सबसे ज्यादा केस आपको यही देखना मिलेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होता है BVL, है ना, इफ ऑल थ्री वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इफ ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ऐसा होगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए बच्चों इसमें मैं इसको P नाम दे दूं और इसको Q नाम दे दूं, तो आप बता सकते हैं बच्चों P और Q में से कौन सा एंड हायर पोटेंशियल होगा इस केस में? P और Q में से कौन सा एंड हायर पोटेंशियल होगा इस वाले केस के लिए? कोई बताना चाहे अगर? फिर से लॉजिक सेम रहेगा, आप बस ये चेक कर लीजिए कि P और Q में से किसके तरफ V क्रॉस B है। जिसकी तरफ V क्रॉस B होगा वो हायर, हाँ, तो यहां पे बच्चों पोटेंशियल ऑफ P ज्यादा होगा पोटेंशियल ऑफ Q से, ठीक है। तो जिसकी तरफ V क्रॉस B होगा वो डोमिनेट करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ P इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ Q। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू BVL आएगी। नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे इसी में डिस्कशन करते हैं। सर आप दंगल कर पाओगे आप? बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल दंगल करेंगे। थोड़ा इसको खत्म करते हैं फिर दंगल करते हैं, लास्ट है, इसके बाद करते हैं दंगल। बच्चों एक सवाल देखिए, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। सर हाँ हाँ सर ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा क्या? हाँ, ये ऑलमोस्ट खत्म है, एक दो और रिजल्ट्स आपको बताने हैं, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है। अगली क्लास में मिलेंगे हम लोग तो AC शुरू करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर अभी लिखा नहीं। लिखा सर नहीं? V लिखा क्रॉस B की डायरेक्शन बता दीजिए एक बार और। बिल्कुल। देखिए, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन लेते हैं, जो पहला वेक्टर होता है उसकी तरफ राइट हैंड के फिंगर्स रखते हैं। तो जैसे वेलोसिटी राइट की तरफ है तो राइट हैंड के फिंगर्स राइट की तरफ रख लो। अब इनमें से कोई भी ओरिएंटेशन राइट की तरफ फिंगर्स ही दिखा रहे हैं, पर इसमें से हम वो ओरिएंटेशन सेलेक्ट करेंगे जिसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आपको जैसे ये V की तरफ फिंगर्स रख लिया, अब मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पाम होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है तो पाम मस्ट बी पॉइंटिंग इनटू द प्लेन। तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए V क्रॉस B ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो ओके सर। हाँ, जैसे हर क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालते थे वैसे ही V क्रॉस B की भी डायरेक्शन निकालेंगे। बच्चों एक सवाल देखिए, सेम इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। देखिए तो induced EMF 0.08 volt is induced in a metal rod of length 10 centimeter held normal to uniform magnetic field। तो जो 10 सेंटीमीटर ये है 2 मीटर पर सेकंड। गुड। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, ठीक है, और इंड्यूस ईएमएफ से पूछा गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेंथ कुछ इस तरह से है, और ऊपर की तरफ आप मूव करा दो या नीचे की तरफ मूव करा दो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। तो किस वेलोसिटी से मूव कराएं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ 0.08 आ जाए? तो BVL बच्चों लगा दीजिए आप, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर BVL। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू 0.08 दिया हुआ है और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0.4 टेस्ला दिया हुआ है। वेलोसिटी निकालनी है, लेंथ
10 सेंटीमीटर है तो 10 डिवाइडेड बाई 100, कुछ इस तरह से बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, है ना। तो 10 इसको कैंसिल कर देगा, डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, दोनों इधर ले आओगे तो 8 बराबर 4v, तो v का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑप्शन ए। तो ये बच्चों सीधा सीधा आपको BVL याद रखना है, ठीक है। और इसमें एक और केस है, थोड़ा सा उसको भी दिमाग में रखिएगा। अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आप सीधा सीधा BVL लगा दीजिए। अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल है, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल, then induced EMF it will be equal to 0। अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर्स पैरेलल हो जाएंगे तब इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इनमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तब इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू 0 हो जाएगी। सर कैसे, कोई एग्जांपल? हाँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए बच्चों की मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, आपने कंडक्टर लिया, ठीक है, और कंडक्टर को मूव भी इसी डायरेक्शन में करा दिया, ठीक है, कंडक्टर लिया और कंडक्टर को मूव इसी डायरेक्शन में कर दिया, तो लेंथ तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, बट वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो तीन वेक्टर हैं BVL, इनमें से कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड EMF, तो इस रॉड के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, आपके पास वायर ऐसा है, ठीक है, वायर ऐसा है, और आपने वायर को मूव करा दिया टुवर्ड्स राइट, ठीक है, इसको राइट की तरफ मूव करा दिया। बच्चों आप लोग बताएंगे, अब इसमें इंड्यूस्ड EMF थोड़ा सा गेस करेंगे, 0 होगा, बिल्कुल सही है। आप गेस कर सकते हैं कौन से दो वेक्टर पैरेलल होगा इस बार? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, लेंथ है और वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो कौन से दो वेक्टर पैरेलल हो गए इस बार? लेंथ और वेलोसिटी। लेंथ और वेलोसिटी, बिल्कुल। आप वेलोसिटी इधर ले जाइए, रॉड को इधर ले जाइए, है ना। तो अगर तीन में से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो इंड्यूस्ड EMF 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। तीन में से दो, कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो इंड्यूस्ड EMF 0 हो जाएगा। बच्चों इसको लिखने के बाद बाकी आप लोग रेडी हो जाइए, दंगल करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन और बाकी है बच्चों, लगभग आप मान लीजिए कि आधे घंटे का डिस्कशन और है, तो EMI फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो AC करेंगे, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट करेंगे। सर, हाँ बताइए। सर वो कह रहे थे कि सर ऐसे DPP में ना सर बहुत मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है सर, उसका क्या कहते हैं LR सर्किट हो गया सर, सर सर्किट्स बना के दिया सीरीज का, तो वो कैसे, वो नहीं है, अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो जो मेंशन है सर स्लाइड पर करना थोड़े, तो जरा बता देते सर वो कौन कौन सा है। DPP से बताओ आप कैसे। हाँ बोलिए सर, मतलब DPP में सर सारा ही क्वेश्चन दे दिया है, डिलीटेड सारा ही क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें। हाँ मैं बताता हूँ उसको कैसे करना है। जैसे देखिए DPP के टॉप में ना आपको टॉपिक्स लिखे रहते हैं, तो आप उन्हीं टॉपिक से करिए जो मैंने पढ़ाए हैं आपको। हाँ बोलिए सर। ऐसे उसमें क्वेश्चन है ना सर, हर 10 में सर दो तो आपके टॉपिक का है और दो जो है ना सर 8 है कि जो अन टॉपिक का हो जा रहा है। ठीक है, समझ नहीं आ रहा है कौन सा छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब जो जैसे सेल्फ इंडक्शन है, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस पे सवाल है तो वो कर लीजिए। आप क्या चाहते हैं कि मैं DPP मतलब ऐसे बताऊं कौन सी DPP सॉल्व करना है कौन सी नहीं, ऐसा चाहते हैं आप? ये थोड़ा से बता देते सर। ठीक है। सर वो भी है ना, जैसे कि DPP के ऊपर जो टॉपिक लिखे रहते हैं, तो एक DPP के ऊपर बहुत सारे टॉपिक लिखे रहते हैं, कम से कम 6-7 टॉपिक, तो उनमें से हम डिफाइन नहीं कर पाते कि ये हमारे क्वेश्चन कौन से हमें करने हैं। मैं बता रहा हूँ ना, टॉपिक जो लिखे हुए हैं, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस लिखा है तो सेल्फ इंडक्टेंस में L का कैलकुलेशन है, इंड्यूस्ड EMF का कैलकुलेशन। देखिए जो DPPs है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे दिया है सर। हाँ कोफिशिएंट ऑफ ऐसे दिया है, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर टॉरॉइड दिया है सर। नहीं करना है फिर उसको, है ना, तो टॉरॉइड मॉडिफाइड किरचॉफ्स रूल फॉर इंडक्टर नहीं करना है। ठीक है सर, एक ये दिया है। आप मुझे एक टॉपिक बता दीजिए DPP1 जो भी आपका डाउट है बता दूंगा आपको कौन सा करना है। ठीक है, तो जो हुए हैं टॉपिक्स स्ट्रिक्टली आप वही करिए। ठीक है, फिर एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर लगेगा कि हाँ
बोलिए। पैरेलल और वो वाला जो कॉम्बिनेशन है सर, इंडक्टर का नहीं सीरीज करना, और पैरेलल। नहीं करना, नहीं करना। जिसके जैसे देखिए मैं बताता हूं, जो सवाल मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है और उससे उसके सवाल कराए हैं आपको वही करना है, जो नहीं पढ़ाया है सवाल नहीं कराए उसको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर नहीं करना है, एलआर सर्किट कनेक्टेड विद बैटरी, डीसी बैटरी नहीं करना है, टॉरॉयड नहीं करना है, साइक्लोट्रॉन नहीं करना है, जो हुआ है क्लास में आप वो कर लीजिए। हाँ, जो डीके ऑफ करंट नहीं करना है, डिके ऑफ करंट नहीं करना है, ग्रोथ ऑफ करंट नहीं करना है एलआर सर्किट में। सर एक ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी दिया हुआ है। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी, एलसी ऑसिलेशन होगा शायद, वो भी नहीं करना है। इससे सर आगे वाले चैप्टर्स में आएगा क्या अलार्म? सर और ईडी और एसी जनरेटर, कौन सा? एसी जनरेटर करना है, एसी जनरेटर मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, ठीक है। और ईडी करंट सर, एडी करंट भी करना है, एडी करंट करना है, वो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, एसी में पढ़ाऊंगा एडी करंट ट्रांसफार्मर्स। ठीक है सर। मतलब सर टीपी सब तो सारी डीपीपी कैंसिल ही हो गई ज्यादा कर। हाँ यही 4 डीपीपी है मतलब। हाँ, तो जो डीपीपी जो मैंने टॉपिक कराए हैं और उनसे रिलेटेड सवाल कराए हैं, आप अगर वो डीपीपी में हैं तो आप कर लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। वर्कशीट में मैग्नेटिज्म की मैं शेयर कर दूंगा, है ना। मैग्नेटिज्म की आई है नहीं आई मुझे याद नहीं है। सर चैप्टर 4 का नहीं आया है सर। ओके, सर करंट इलेक्ट्रिसिटी तक का ही आया है सर। ठीक है, तो मैं वो शेयर कर दूंगा। तो उसमें भी देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको नहीं करने, उसमें टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है सवाल। तो जो टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया गया है, जो डिस्कशन नहीं हुआ है क्लास में, उसको मत करिए, जो हुए हैं केवल वही डिस्कशन करिए, वही करिए, ठीक है। और बहुत ज्यादा बच्चों ना, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे 11वीं 12वीं है ना, टोटल हमारे पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उसमें से नीट को 50 सवाल सेलेक्ट करने हैं, तो चांसेस कि दे विल गो बियॉन्ड सिलेबस आर वेरी लेस। लास्ट वाले पेपर में एक सवाल आया था, वो भी अगर नहीं पता है रोलिंग, आपको बेसिक आपको वेलोसिटीज को जोड़ना आता है, वेक्टर सम करना आता है, तो भी हो जाता है वो सवाल। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्ट्रिक्टली सिलेबस में है, अगर आप उसको बढ़िया से रिवाइज करके और खूब सारा प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो 99% पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 1% जो कहीं से आ रहा है, कुछ पता है, वो भी हो सकता है, पर आप जो सिलेबस में मेंशन्ड है छूट जाएगा सर। हाँ, अगर आप सोचिए 50 सवाल हैं, है ना, 45 आपको करने हैं, ठीक है, आप 44 सवाल करके आ जाइए, 43 सवाल करके आ जाइए, बहुत है ना फिजिक्स में। तो कहने का मतलब ये है कि सिलेबस बहुत सारा है, उसमें से उसको 45-50 सवाल सेलेक्ट करने हैं ना, तो इतना एम्पल सिलेबस है कि वो हर चैप्टर या हर टॉपिक से एक एक सवाल लेगा तब भी 100 सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस के बियॉन्ड जाने का चांसेस बहुत कम है। तो स्ट्रिक्टली सिलेबस पहले प्रिपेयर कर लीजिए, जो जो दिया है, जो जो सवाल हैं, प्रैक्टिस खूब सारी कर लीजिए। फिर एक आध जब हम लोग सिलेबस खत्म होगा, फिर थोड़ा समय मिलेगा तो कुछ इधर उधर टॉपिक्स कर लेंगे, पर मोस्टली आप सिलेबस पे फोकस करिए, खूब सारा बार प्रैक्टिस करिए। आइए एक हम लोग करते हैं दंगल शुरू, है ना। हाँ बोलिए सर एक क्वेश्चन है सर, मैग्नेटिक इंडक्शन होता है सर, वो स्ट्रक्चर पे कैसे डिपेंड होता है? किस पे? स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर पे? यस सर, डीपीपी में क्वेश्चन था। किसके स्ट्रक्चर पे? कुछ आगे मतलब किससे रिलेटेड है? हाँ सर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। हाँ, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू क्लोजली लाइंग कॉइल्स डज नॉट डिपेंड ऑन फर्स्ट देयर म्यूचुअल ओरिएंटेशन, सेकंड द परमेबिलिटी ऑफ देयर कोर मटेरियल, थर्ड देयर स्ट्रक्चर, फोर्थ द करंट फ्लोइंग इन देम। ठीक है, तो करंट फ्लोइंग इन देम पे डिपेंड नहीं करेगा। सर स्ट्रक्चर पे कैसे करेगा? स्ट्रक्चर पे जैसे मान लीजिए कि जैसे मैंने दो आपको कराए हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैलकुलेशन के, है ना, दो सवाल कराए। एक सोलेनॉइड के अंदर सोलेनॉइड है और एक रिंग के अंदर रिंग है ना, कॉइल के अंदर कॉइल है। तो आप देखिए दोनों में कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अलग अलग है ना। क्यों? क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, एक सोलेनॉइड है और एक कॉइल है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। बच्चों आइए सवाल ये करते हैं थोड़ा दंगल। आप लोग होपफुली रेडी हो गए होंगे। मुझे बताइएगा जरा अपना बैच कौन सा है? YN21 MA है ना? रुकिए मैं देखता हूँ। सर YN12 MA। YN12 MA है, ओके। लास्ट वाला लास्ट वाला है सर। YN12 MA सर। YN12 MA ये तो 21 है ना सर। YN12 है सर, 12। YN12 है ना? यस सर। तो ये 21 है, और कोई दिख रहा है क्या आपको? YN11 है। रुक जाइए मैं देखता हूँ। आपको दिख रहा हो बच्चों स्क्रीन में तो बताइएगा। YN12 में, ओके। क्यों नहीं दिखा रहा है ये?
विद्यापीठ एल जे वाई एन 11 MA, एल एन ए जे 21 MA। देखते हैं कुछ बच्चों, हम लोग का ग्रुप भी लग रहा है, मुझे ग्रुप चेंज करना पड़ेगा, एक सेकंड ना। ग्रुप 2 है हम लोग का, रुकिए। ग्रुप 2 YN12 MA। चलिए देखिए बच्चों, आप लोग का एक्टिव हो गया है, लाइव है आप लोग या नहीं है? जब रेडी हो जाएगा तो बताइएगा, सवाल करेंगे। रेडी है? बताइएगा। यस सर। ठीक, ये देखिए बच्चों। रेडी। हाँ हाँ, चलिए। बताइए बच्चों, कौन सा आंसर पिक कर लिया जाए? डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों बताएंगे आप लोग? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, ठीक है। देखिए F बराबर BIL, तो B का वैल्यू निकालना है मैग्नेटिक इंडक्शन, तो F अपॉन IL, ठीक है। F का वैल्यू बच्चों डायमेंशन हो जाएगा ML T-2, है ना। मास इंटू एक्सेलरेशन डिवाइड बाय करंट, और लेंथ का बच्चों L हो जाएगा, तो L से L कैंसिल कर दीजिए, तो ये बन जाएगा MA-1 T-2, MA-1 T-2, ठीक है। ये ऑप्शन आ जाएगा बच्चों, तो सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल। बच्चों क्या आंसर पिक किए आप लोग? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन। ठीक, बच्चों देखिए एनर्जी का मतलब देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर फोर्स हो गया, डिस्टेंस का और मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी का डायमेंशन या यूनिट ये बन जाएगा, और मास यानी किलोग्राम, और लेंथ यानी मीटर, तो किलोग्राम मीटर से डिवाइड कर दीजिए, तो बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। या आप डायमेंशन रख के कर सकते हैं, जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है। अगला सवाल। बिल्कुल बेसिक है बच्चों, सिंपल, गड़बड़ नहीं करिएगा। बच्चों एंड कर रहा हूं मैं पोल। 3, 2, 1, 0। क्या आंसर पिक किए बच्चों इसका? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अरे ये क्यों बच्चों? ये देखिए कुछ आसान, बहुत आसान सवाल मिलेंगे तो इनको तो बिल्कुल गलत ही नहीं करना नहीं है। कर पाए सर। क्लिक ही नहीं कर पाए? नहीं सर। अरे भाई, कुछ टेक्निकल या समय आपको कम लगा? समय कम लगा, चलिए अच्छा ठीक है। अगला सवाल बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस।
कौन सा ऑप्शन पिक किया बच्चों, बताइए जल्दी। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। बच्चों कैसे निकाले आप लोगों ने, क्या फॉर्मूला यूज किया, ये आपको Q पहले इज इक्वल टू सी वी। Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है, बिल्कुल सही बच्चों, Q इज इक्वल टू सी वी यूज कर सकते हैं। और देखिए V जो होता है ना वो W अपॉन Q लिख सकते हैं, है ना, वर्क डन इन Yes, ब्रिंगिंग sir. यूनिट चार्ज, ठीक है। तो जो C बराबर बन जाएगा बच्चों वो बन जाएगा Q स्क्वायर अपॉन W। तो Q स्क्वायर मतलब बच्चों कितना रख दिया जाए Q स्क्वायर की जगह, W का तो हमें पता है ml2t-2, Q की जगह बच्चों रख देंगे करंट इनटू ए टाइम, स्क्वायर टी स्क्वायर, बिल्कुल ए ए स्क्वायर टी स्क्वायर स्क्वायर। टी स्क्वायर, एब्सोल्युटली। तो ये देखिए बन जाएगा m के पावर -1 l के पावर -2 और t के पावर -4 a के पावर 2, ये बन जाएगा m माइनस, कुछ देख लीजिए बच्चों गड़बड़ हो तो, सर टी की पावर 4 है। t के पावर 4 के होगा, पावर 4 होगा सर। एकदम एकदम t के पावर 4 होगा, ठीक है। m-1 l-2 t के पावर 4 a स्क्वायर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक बच्चों एक इसमें देखिए, मैं आपको कभी भी डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, तो आप उसका सोचा करिए कि उसका एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है। अगर आप एनर्जी से रिलेटेड फॉर्मूला आपको पता है उसका, जैसे कैपेसिटेंस हो गया, तो कैपेसिटेंस का एनर्जी से रिलेट करके जैसे E बराबर हाफ सी वी स्क्वायर या Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटू सी, ठीक है। यस सर, मैंने इसी से किया। हाँ ऐसा सोच लीजिए एनर्जी का। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया जाए तो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में सोच लीजिए, यू बराबर एनर्जी डेंसिटी या कुछ भी, तो जो भी एनर्जी का आपसे पूछा जाए, है ना, तो एनर्जी वाला फॉर्मूला सोच लीजिए, ठीक है। मैग्नेटिक एनर्जी का आप लिख सकते हैं माइनस म्यू डॉट बी, तो म्यू इंटू बी, है ना। तो एनर्जी से रिलेट करके आप निकाल सकते हैं बहुत सारे फॉर्मूले, है ना। इंडक्टर का पूछ लिया जाता है बहुत बार, तो हाफ एल आई स्क्वायर, है ना, तो तुरंत आ जाएगा। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी का पूछा जाए जिसका आपको याद नहीं है या तकलीफ हो रही है निकालने के लिए, उसका एनर्जी का फॉर्मूला कुछ याद रख लीजिए, क्योंकि एनर्जी हमें हमेशा याद रहता है और फिर बहुत इजीली कैलकुलेट हो सकता है। तो ऑप्शन भी इसका हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल, बच्चों इसको मैं जल्दी एंड करूंगा, ठीक है, तो आप लोग सोच लीजिए। बच्चों एंड कर रहा हूं मैं, 3 2 1। शून्य। किसको पिक किए बच्चों ऑप्शन आप? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, है ना बच्चों, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है। स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है तो इसके इक्विवेलेंट हो जाता है ऑप्शन ए, स्ट्रेस, ठीक। अगला, क्या पिक किए बच्चों ऑप्शन आप लोग? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। देखिए बच्चों, होमोजेनिटी से पता चलता है कि इसका भी डायमेंशन मीटर होना चाहिए, ये भी मीटर होना चाहिए, ये भी मीटर होना चाहिए। तो x 80 और bt स्क्वायर, x तो है ही मीटर, ठीक है, c के डायमेंशन x के बराबर तो होंगे, मीटर है ही, 80 भी मीटर होगा, bt स्क्वायर भी, तो abc तो 100% है, a स्क्वायर b को चेक करना चाहिए। तो हमने पता है कि x जो है वो 80 के डायमेंशन और x के डायमेंशन बराबर होंगे। तो यहां से आप बच्चों t का वैल्यू निकाल लीजिए, या आप एक काम करते हैं, a स्क्वायर बी है, a स्क्वायर बाई बी है ना, तो a का वैल्यू निकाल देते हैं x अपॉन टी। बच्चों किसी के पास और कोई तरीका है ना तो आप शेयर कर सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि a का वैल्यू निकाल देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से bt स्क्वायर भी चूंकि x के बराबर है, ठीक है, b का वैल्यू निकाल लेंगे तो x अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, तो b का वैल्यू भी रख देंगे x अपॉन टी स्क्वायर। तो यहां से देखिए टी स्क्वायर कैंसिल, x यानी a स्क्वायर b के डायमेंशन x के बराबर होंगे जो कि मीटर है, यानी चारों के डायमेंशन x के बराबर होंगे, तो आंसर ए बी सी डी आ जाएगा, लास्ट ऑप्शन।
आप लोगों ने कैसे सोचा था बच्चों, अगर कुछ कोई शेयर करना चाहे? सी वाला किसी ऑप्शन में था ही नहीं और सी किसी वाला किसी ऑप्शन में था ही नहीं सर, ABC देख के कर क्या दिया। बात है, क्या बात है, स्मार्ट स्मार्ट स्मार्ट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। ये तो होगा ही, और ये जिस ऑप्शन में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अप्रोच, वेरी गुड। अगला सवाल। बच्चों क्या लगा है इसका आंसर, या समय आप लोग को कम पड़ गया? क्या लग रहा है, क्या पिक किया आप लोग इसके लिए? कह रहा है ई नॉट एच एंड सी रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एच एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट, इनमें से किसके डायमेंशन के बराबर होंगे? तो बच्चों देखिए, जैसे दो चार्जेस हैं उनके बीच की एनर्जी लिखते हैं तो 1/4πε0, और Q1 Q2 डायमेंशनलेस सर है। डायमेंशनलेस आ रहा है। ओके, तो देखिए E²/ε0, आप यहां से देखेंगे तो E²/ε0, इसकी वैल्यू बच्चों एनर्जी इंटू आर है, ठीक है? तो इसकी जगह मैं एनर्जी इंटू आर रख दूंगा, है ना, E² एनर्जी इंटू आर डिवाइड बाई HC। तो बच्चों एनर्जी देखिए HC/λ के भी बराबर होती है, तो HC का वैल्यू हो जाएगा एनर्जी इंटू लैम्डा, ठीक है? तो HC का वैल्यू बच्चों हो जाएगा एनर्जी इंटू लैम्डा। तो ये मीटर मीटर, एनर्जी एनर्जी कैंसिल, तो ये तो डायमेंशनलेस आ रहा है। अब कौन कौन सा डायमेंशनलेस है? एंगल डायमेंशनलेस है, रिलेटिव डेंसिटी डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, करंट के डायमेंशन होते हैं, तो ABC थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। समय थोड़ा सा हो सकता है आप लोग को निकाल पाए थे बच्चों, देखते हैं। जी सर। अरे वाह, ठीक। अगला सवाल। बताइए आंसर, कौन सा पिक किया आप लोग? सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है बच्चों। देखिए ए, इसमें कह रहा है केवल ए है, तो ये तो गलत ही होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस एंड प्रेशर के तो सेम होते ही हैं, यानी डी होना चाहिए हमारे आंसर में, तो इसमें सब में है। अब इसमें देखिए बच्चों, इसमें ABCD चारों है, इसमें ए एंड डी है। अच्छा, सी को चेक कर लेते हैं। सी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किलोग्राम मीटर स्क्वायर होगा, और मोमेंट ऑफ फोर्स होता है न्यूटन मीटर, इसका मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो बच्चों ये तो अलग आ रहा है, यानी सी हमारे आंसर में नहीं होना चाहिए, तो इसमें सी है, ये गलत हो जाएगा। बी को इग्नोर कराया बच्चों। प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम बराबर होता है NH/2π, तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वही एंगुलर मोमेंटम है, तो दोनों का डायमेंशन बराबर। बी होगा आंसर में, तो ये भी गलत नहीं हो जाएगा। ए, बी और डी हमारा आंसर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे इसमें कंफ्यूजन हो गया, कोई बात नहीं। अगला सवाल बच्चों, इसको मैं जल्दी एंड करूंगा, ठीक है? आप तुरंत पिक करिएगा। हो गया सर। 3, 2, 1, चलिए बताइए आंसर बच्चों इसमें। सी वाला। सी ऑप्शन, सिग्निफिकेंट फिगर है ना, option। तो इसमें इसको इग्नोर कर देते हैं बच्चों, है ना, जो भी है वो, उसके अलावा जो नंबर है वही सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगला सवाल। सर इसका आंसर मार्क कर दीजिए। आंसर मार्क बिल्कुल कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, क्या था बच्चों? सी ऑप्शन था ना। हाँ। यस सर। अगला सवाल।
ऑप्शन बताइए बच्चों, कौन सा पिक किया जाएगा? ऑप्शन 2 सर, 2। ऑप्शन ऑप्शन सर। ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें अच्छा रूल क्या होता है बच्चों, जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का थोड़ा बताएंगे क्या आप लोग? कोई सर भी? डेसिमल के बाद मिनिमम जिसमें नंबर होता है उसको लेते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसमें डेसिमल के बाद 3 है, इसमें डेसिमल के बाद 1 है, तो हमारे आंसर में डेसिमल के बाद 1 आएगा, ऑप्शन बी। सबसे लीस्ट दिखाया था सर। हाँ बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है ना बच्चों। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 हैं, तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। कंफ्यूजन हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब होता है। बच्चों इसको जल्दी एंड करूंगा, आप लोग पिक कर लीजिएगा। बच्चों एंड कर रहा हूं मैं। 3 2 1 0। बताइए आंसर। वुडन ब्लॉक के डायमेंशंस दिए हुए हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, मल्टीप्लिकेशन में 2 सिग्निफिकेंट आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल। बच्चों एंड कर रहा हूं मैं इसको। 3 2 1। क्या पिक किए बच्चों आंसर इसका? चौथा वाला, फोर्थ 120 120 डिग्री। बच्चों देखिए, अगर ये रिवर है और इस तरह से फ्लो कर रही है और आपको अपोजिट एंड पे पहुंचना है मान लीजिए, है ना, तो आपको थीटा एंगल पे जाना पड़ेगा। अगर आप ये साइन थीटा निकालेंगे तो छोटी वैल्यू डिवाइड बाय बड़ी वैल्यू यानी 3/6 यानी 1/2 इस एंगल पे जाएंगे तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंच जाएंगे। तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, है ना बच्चों, 30 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल टोटल रिवर फ्लो से हो जाएगा 90 + 30 यानी 120। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। हो पाया था सवाल बच्चों, ये भूल गए? अच्छा, बहुत लोग गड़बड़ कर दिए इसमें। नहीं सर, हो गया था। हमने 60 डिग्री ले लिया था विद द रिवर्स। ओ कोई नहीं, चलिए अगला सवाल। तो ज़्यादा समझ लीजिएगा सर। चलिए 45 सेकंड हो जाएगा वैसे। बच्चों हो पाया था? नो सर। नहीं हो पाया? नहीं, बहुत कम टाइम था सर। ओके। 3i 5 - 2 2j - 7j - 5j
और 8k माइनस 4k, तो 4k वो डॉट प्लस प्रोडक्ट ले 4k। लेते हैं बच्चों। देखिए 5 इंटू 3 15, माइनस 3 माइनस 5 फिर 15 और 2 प्लस 4 15। 8, 38 आ जाएगा बच्चों, है ना, यस 38। सर 38। यस सर। अरे वाह, ठीक है। अगला सवाल। क्या आंसर पिक कर ली जाए, बताइए बच्चों। चौथा वाला। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है ना बच्चों, एक्सेलेरेशन शुड बी नेगेटिव थ्रू आउट, है ना, एक्सेलेरेशन अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, तो ऑप्शन डी ही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखते बच्चों क्या सिचुएशन है। तो प्रियांशु यादव, 11th में भी एक प्रियांशु हैं, कल वो भी बढ़िया परफॉर्म किए। प्रियांशु, शशांक, अनुराग अयोध्या से हैं, रमन, विकास प्रियांशु यादव मथुरा सर। मथुरा, बहुत बढ़िया। कल भी थे सर, कल भी थे सर। कल अच्छा कल भी सर कमल मुरादाबाद से। यस सर, कल भी मथुरा से। बहुत बढ़िया, प्रियांशु बहुत। यादव रमन मुरादाबाद से हैं, विकास सर रेदम और मथुरा है सर, कमल ये दोनों रमन भी मुरादाबाद मथुरा से। ही है। अच्छा, तुषार, लकी, ये भी मथुरा है सर। दिशा, रिदम, ठीक, बहुत बढ़िया बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने शायद 15 कुछ सवाल किए हैं, ठीक है। आइए अगला सवाल। बच्चों क्या किया जाए इसमें बताइए। पूछा गया है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद स्पीड u फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट u/2 होगी। सी और डी करेक्ट है सर, सी और डी। सी और डी करेक्ट है, अच्छा हाँ सर, क्योंकि अब बताए थे सर इस अगर किसी को अपवर्ड फेंका जाता है तो उसके या 1 ऐसे करके वो हर समय उसके बीच का गैप रहता है, इसलिए निकाल लिया जाता है। ओके, उसका हाइट अगर मैक्सिमम होगा सर, अगर एक ही पॉइंट पे अगर किसी पर्टिकुलर हाइट पे अगर वो फेंका जाए तो उसका ये रेशियो आएगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। तो देखिए एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g, है ना, ये रहता है। अब अगर u स्पीड से फेंक रहा है, h हाइट जा रहा है, तो पूछा गया है कि स्पीड इसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे कितनी स्पीड होगी, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे। तो ये प्रोजेक्ट कर देते हैं, h मैक्स बाई 2 पे इसकी स्पीड निकालना है, u से प्रोजेक्ट करते हैं v डैश, ठीक है। तो आप लोगों ने बच्चों क्या मतलब, एक तो ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, जो मुझे समझ में आ रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू डैश का स्क्वायर बराबर एम जी एच मैक्स बाई 2, ठीक है। एक तो ये लगा सकते हैं। अगर आप लोगों ने कुछ और किया हो जिससे थोड़ा जल्दी आंसर आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, तो वी स्क्वायर माइनस यू डैश का स्क्वायर बराबर जी एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू बच्चों यू स्क्वायर बाई 2g,
तो यहाँ पे रख देंगे यू स्क्वायर बाई 2g, और ये यू स्क्वायर है तो यू डैश का स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर बाई 2, तो यू डैश की वैल्यू आ जाएगी यू बाई रूट 2। तो ये बच्चों ये तो गलत हो जाएगा, है ना, यू डैश की वैल्यू आ जाएगी यू बाई रूट 2, और फिर 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट, ये तो बच्चों हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पे u बाई रूट 2 है, 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट पे तो u बाई रूट 2 से और कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि आधी है और ये 3/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट के और करीब होगा, तो स्पीड और कम हो जाएगी u बाई रूट 2 से, तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। फिर कह रहा है 1/3 ऑफ मैक्सिमम हाइट और 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो अब इसको बच्चों और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए और बी गलत हो गया, है ना, तो इस तरह से ए बी को रिमूव करके कुछ है क्या, तो ए नहीं होना चाहिए, बी भी नहीं होना चाहिए, अब ए भी नहीं होना चाहिए बच्चों, एक ही ऑप्शन है सी डी करेक्ट। तो अगर हम लोग ए और बी को सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। फिर आपको अगर सिंप्लीफाई करके पूरा आंसर निकालना है बच्चों, तो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन कुछ इस तरह से लगा के निकाल सकते हैं। सर ये तो अब हाँ उसमें वो लगाए थे सर, हाँ बोलिए। सब थोड़ा टाइम कम रह गया यू स्क्वायर प्लस 2as थर्ड वाले बिल्कुल, में, बिल्कुल, और एस की सर वैल्यू सर Absolutely। वैल्यू 1/3 है ना सर, तो उसका वैसे निकल जाता। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, आप इसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जब आप जैसे अभी कुछ बच्चे कह रहे सर समय कम पड़ गया था, तो जैसे समय कम पड़ गया और आप ए और बी, तो उसके हिसाब से देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जिनमें ए हो या तो बी होगा वो तो आंसर नहीं हो सकते, तो फिर उस हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचता है, तो ये आंसर आ जाएगा सी एंड डी, ऑप्शन सी। समय का ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई नहीं। सर जो डी ऑप्शन है सर, इसका तो आई नहीं है ना, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g से लेते हम औरों की तरह। तो हाँ फिर से बोलिए आप, मैं नहीं समझ पाया क्या कह रहे हैं आप। सर हमने ऐसे सबका किया है ना, हाइट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g से Right। हाइट हाफ हो गई है, 1/4 हो गई है। Right। सर डी किया है तो इसमें 1/√g/2 आ रहा है। मैं फोर्थ वाला, ये वाला आप चाहते हो मैं कर देता हूँ सॉल्व, है ना। Yes, 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो इसमें आप लिख दो 1/4 ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। तो फाइनल स्पीड हमें निकालना है, इनिशियल यू स्क्वायर से फेंक रहे हैं, ट्वाइस ए का वैल्यू -g रख दीजिए, और डिस्टेंस चलना है मैक्सिमम हाइट का 1/4। मैक्सिमम हाइट ये है यू स्क्वायर बाई 2g, इसका 1/4 जाना है, यानी यू स्क्वायर बाई 8g, यू स्क्वायर बाई 8g जाना है, ठीक है। यहाँ से g कैंसिल कर दीजिए, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से कैंसिल करेंगे 4, तो बन जाएगा माइनस यू स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो यू स्क्वायर में से यू स्क्वायर बाई 4 घटाएंगे आप, तो ये बन जाएगा 3u स्क्वायर बाई 4, तो v बराबर आ जाएगा u बाई 2 रूट नहीं कर सकते, हाइट इज एच मैक्स को 1/4 करके यू स्क्वायर बाई 2g कर दे। h की जगह हम लोग कितना रख दें, आप क्या बोल रहे हैं। एच मैक्स की जगह 1/4। 1/4 ऑफ h मैक्स कर दे और फिर निकाल दे u। तो एक्चुअल में हाँ वो आप निकालेंगे ना, तो वो बता देगा कि कितनी स्पीड से फेंकें कि वो इस वाली हाइट का 1/4 जा पाए। पर हमें सवाल में पूछा गया है कि फेंकना है, फेंका गया है, एच मैक्स तक गया है, पर हम आप बताओ 3/4 या 1/4 ऑफ जब एच मैक्स पे है तब उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। तो यहां पे अगर आप h की जगह 3h/4 रख देंगे तो जो u आएगा वो स्पीड आ जाएगी जिससे आप फेंकेंगे, तो वहां तक मतलब 1/4 ऑफ h तक जाएगा। पर सवाल में पूछा गया है कि h मैक्स तक जा रहा है, बताओ 1/4 ऑफ h मैक्स में उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। ओके सर, ओके सर। तो ये बच्चों मैच कर जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला सवाल, चलिए
क्या आंसर पिक किए बच्चों इसके लिए? चौथा वाला, चौथा वाला, तो ऑप्शन चौथा वाला। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो पहला 2x/5 चलता है v1 से, तो यहाँ पे v1 रख दीजिए, ये t1 हो जाएगा। और फिर 3x/5 चलता है v2 से, ये आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फोर्थ वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। डी ऑप्शन। ठीक, अगला सवाल। कौन सा ऑप्शन पिक किए बच्चों इसका? कह रहा है कि लिफ्ट इज मूविंग अप B विथ। का H, तो बच्चों ए से देखिए ई मिलेगा, अपेरेंट वेट इज ग्रेटर देन ट्रू और वेट, Yes, B से sir. H। तो ये गलत हो जाएगा बच्चों। फिर बी को देखते हैं, लिफ्ट इज मूविंग डाउन, तो उसका लेस होगा, तो बी को लेस देर Yes, होता है sir. ना। एच से मिलाना चाहिए, तो बी को एच से मिलाना चाहिए, ये नहीं होगा। फिर सी को चेक करेंगे, लिफ्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इक्वल होगा ट्रू वेट के, तो सी को जी से मिलाना चाहिए, सी को जी से मिलाना चाहिए। सी ऑप्शन ही पिक किया बच्चों आप लोग, या कुछ और है? यस सर, सी। ठीक है, आइए अगला सवाल। आंसर बता दीजिए बच्चों। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। देखिए बच्चों, इसमें ए नेट का लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट पुलिंग फोर्स, तो m1g sin 30, अपॉन टोटल मास। हाँ m1g sin 30 माइनस अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स बच्चों ये होगा, ये अपोज कर रहा होगा, इसका वैल्यू कितना है? 6 kg। अच्छा ये वाला जीत जाएगा ना, 6g, तो ये वाला बच्चों एक्चुअली ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आप 6g यानी -6g करेंगे, तो यानी -60 डिवाइड बाय टोटल मास करेंगे, तो टोटल मास है 4 और 6 10। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से कैंसिल करेंगे, 5 20, तो 20 माइनस 60 यानी 40 डिवाइडेड बाय 10, 4। सी आ रहा था क्या बच्चों आप लोग का? सी ऑप्शन। यस सर। ठीक है, और किसी का कुछ हार अलग आ रहा हो बच्चों कि सर ये हमारा मैच नहीं कर। देखिए पुलिंग फोर्स तो देखिए ये 6g है और ये है 4g sin 30। 4g sin 30 का मतलब 2g, तो ये वाला जीत रहा होगा, तो 6g माइनस 2g 4g और डिवाइड बाय टोटल मास 10 है, तो कैंसिल करके 4 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक, अगला सवाल।
क्या कहते हैं बच्चों, कौन सा ऑप्शन था? ठीक, देख मैं समझाता हूँ थोड़ा बच्चों। इसमें बोला गया है कि एक पर्सन है और एक बॉडी है मास m की 10 किलो का। तो मान लीजिए उस बॉडी को ये पर्सन ऐसे प्रोजेक्ट कर देता है तो पर्सन इधर जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 सेकंड के बाद, देखिए सेंटर ऑफ मास तो यहीं रहेगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, तो मैन इधर पहुंच गया और बॉडी इधर पहुंच गई। तो मैन चला होगा, मान लीजिए बच्चों दूरी, लेट्स से मैन की दूरी, इस मैन की स्पीड इस मोमेंट पे v1 है और पर्सन की स्पीड या बॉल की स्पीड, बॉडी की स्पीड v2 है। तो देखिए 10 सेकंड में ना, तो पर्सन यहां से यहां तक कितनी दूरी तय किया होगा 10 सेकंड में, तो v1 इंटू 10, ये पर्सन की स्पीड होगी, मैं इसको r1 ले लेता हूं। और ये कितना ट्रैवल किया होगा, तो v2 इंटू 10, और ये दोनों मिलके एक्चुअली 10 मीटर के बराबर है, क्योंकि सवाल में बोला गया 10 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी 10 मीटर हो जाती है। तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आपको पता चल जाएगा v1 प्लस v2 बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बच्चों मोमेंटम कंजर्वेशन से आप बोल सकते हैं कि जो पर्सन का मास है इंटू उसकी वेलोसिटी, जो बॉडी का मास है उसकी वेलोसिटी, दोनों मोमेंटम बराबर होंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। तो बड़े वाले का मास बच्चों 90 है और इसकी वेलोसिटी v1, छोटे वाले का मास 10 है, इसकी वेलोसिटी v2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप पर्सन की आपको निकालनी है, तो v1 की वैल्यू, सॉरी v2 का वैल्यू हो जाएगा 9 टाइम्स v1, तो v2 की जगह 9 टाइम्स v1 रख देता हूं मैं, तो मिल जाएगा 10 v1 बराबर 1, v1 बराबर हो जाएगा 1/10। पर्सन का मास है 90 kg, तो हाफ m और 1/10 का स्क्वायर यानी 1/100, ये कैंसिल हो जाएगा। 4.5 डिवाइड बाई 10, 0.45 आंसर आ जाएगा। देखते हैं थोड़ा सा, हाँ इस सवाल के लिए बच्चों बिल्कुल समय कम था, ठीक है, कुछ लोग मैनेज कर लिए। अगला सवाल, सिंपल है बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा। कौन सा ऑप्शन पिक किए बच्चों इसके लिए? फोर्थ ऑप्शन बच्चों, पहला वाला ही सॉल्व कर लेते हो जाता है ना, टॉर्क आई अल्फा ए जी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, बच्चों डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे। ठीक, आइए बच्चों सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर इन विच द वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस फॉर द फॉलोइंग। तो पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मास एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर, तो 2/5 mr² यानी 0.4 mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग ऑफ मास एंड रेडियस आर अबाउट इट्स टेंजेंट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन बच्चों, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट होता है mr², तो इस एक्सिस के अबाउट mr² प्लस mr² हो जाएगा, तो 2mr² हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एंड रेडियस आर अबाउट इट्स डायमीटर, तो हो जाएगा mr²/2 होता है। सर, हाँ सर फर्स्ट वाले में अगर डायमीटर का पूछा है तो फिर 2/5 mr² और नीचे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना? नहीं, देखिए सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर इट इज 2/5 mr², उसके बाई 2 नहीं करेंगे, ठीक है। सॉलिड, हाँ, तो ये बच्चों 0.25 आ जाएगा, 0.25। फिर लास्ट वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसका बच्चों सॉलिड सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²,
ठीक है। तो हाईएस्ट बच्चों सेकंड वाला है, और डिक्रीज विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज फॉर द फॉलोइंग। डिक्रीज तो हाईएस्ट तो सेकंड का होना चाहिए, और उसके बाद सेकंड का हाईएस्ट होना चाहिए, और उसके बाद होना चाहिए आपका थर्ड का, और उसके बाद होना चाहिए आपका फर्स्ट का, सॉरी उसके बाद होना चाहिए, तो ये 2 है, 2 से कम, एक से ना डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, तो हाईएस्ट पहले लिखो। तो हाईएस्ट पहले कितना है हमारा 2 है ना, तो दूसरे वाले का सबसे ज्यादा। 2 से कम कौन सा है 0.5, तो फोर्थ वाला आएगा। फिर थर्ड 0.5 के बाद फर्स्ट वाला आएगा 0.4, और फिर 0.25 ये थर्ड वाला आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ये बनता है बच्चों। अब इन्होंने तो सेकंड को तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। फर्स्ट ऑप्शन वाला लग रहा है फिर। सर ऑप्शन नहीं है सर इसका। हाँ एक्चुअली ऑप्शन ही नहीं है सर। हाँ, थर्ड 142 यस सर पहला ही हो सकता है ये फिर। सर लेकिन वो तो सर डिक्रीज वो हाँ सर, वो यही एकदम कर उल्टा दीजिए है। कंफर्म ही सर। सर लेकिन सर इसीलिए छोड़ सर रहे हैं। यही है सर इसका। ठीक है, इसमें तो और तो कुछ मैच नहीं हो रहा है। सेकंड, उसके बाद फोर्थ। अच्छा ये बच्चों डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे दिया इन्होंने, है ना, तो हाईएस्ट इसका होगा। बाकी आप कुछ देख लीजिए, कुछ अलग है तो पॉसिबल नहीं होगा उतना। अच्छा इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए, कुछ लोग सी पिक कर लिए। सर हम पिक ही नहीं किए हैं सर कोई। अच्छा ओके आइए टाइम हो गया सर। देखते हैं। तो शशांक हैं, शशांक जी कहाँ से हैं? लकी हैं, दिशा है, प्रियांशु हैं, अनुराग हैं, रमन हैं, विकास हैं, हितेश हैं, रिदम हैं, तुषार हैं। प्रियांशु यादव मथुरा सर। प्रियांशु यादव जी मथुरा से हैं, ठीक है। बच्चों ये टॉप 3। प्रियांश मथुरा से, रमन मथुरा से, विकास मथुरा से और तुषार मथुरा से है। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। चौधरी मुरादाबाद से, रिदम गुप्ता मुरादाबाद। दिशा गाजीपुर से। दिशा गाजीपुर से, सर शशांक सर देवरिया पाठशाला। शशांक देवरिया से हैं, और लकी ठीक। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। कल आपका पेपर है ना, आराम से जाइए पेपर दीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर। थैंक यू। ओके सर। बाय सर। बाय बाय सर। बाय बच्चों, बाय।